हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन धारा के बारे में। तो ये जो विस्थापन धारा है, इसको जानने से पहले हम लोग को एम्पियर का नियम जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग एम्पियर का नियम देखते हैं। ठीक, तो एम्पियर का नियम जो है, ये है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या बोलता है कि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के रेखीय समाकलन का मान। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र जो बी वेक्टर है, इसके रेखीय समाकलन का मान उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, उसमें जितना भी टोटल धारा प्रवाहित होते रहेगा, उस कुल धारा आई का जो है μ0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात बी वेक्टर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है डॉट डी एल वेक्टर, जो ये धारा अवयव लिए है ना ये चित्र में, डी एल वेक्टर अल्पांश ये उसका है डी एल वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू होता है μ0 इंटू आई, जहाँ पे μ0 जो है माध्यम की चुंबकशीलता है और ये जो आई है वो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा है आई। ठीक है, तो चूंकि ये जो एम्पियर का नियम है, ठीक है, मीन्स बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू μ0 इंटू आई, ये जो एम्पियर का नियम है ये केवल उन्हीं परिपथों में लागू होता है जहाँ पे परिपथ में बहने वाली धारा आई जो है वो हमेशा एक समान बना रहता है। ठीक, परंतु यदि आई जो है, आई का मान यदि अगर परिपथ में एक समान नहीं है, मतलब समय के साथ जो है परिवर्तन इस धारा में होता जा रहा है, तो उस स्थिति में जो है उस परिपथ के लिए जो है ये एम्पियर का नियम जो है सत्य नहीं होता है, मतलब असंगत प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ की जो असंगतता है उसको दूर करने के लिए जो है मैक्सवेल ने विस्थापन धारा की अवधारणा दी हुई है। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं जिसमें, मतलब उदाहरण के रूप में एक परिपथ लेंगे जिसमें क्या होगी, आई धारा प्रवाहित होगी, परंतु ये जो धारा आई होगी वह जो है समय के साथ परिवर्तित होते रहेगी, मतलब धारा का मान जो है उस परिपथ में समय के साथ परिवर्तित होते रहेगा। ठीक, तो इस उदाहरण के माध्यम से जो है ये जो एम्पियर का नियम है वो जो असंगत किस प्रकार से होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक परिपथ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, जैसे कि ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं ए और बी, इसको जो है एक बैटरी बी द्वारा आवेशित किया जा रहा है। तो इसमें ये परिपथ में हमारा बैटरी बी लगा हुआ है, ठीक, और साथ में एक कुंजी है के। तो ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनको इस बैटरी बी के द्वारा जो है आवेशित किया जा रहा है। ठीक, तो जब इस बैटरी बी से क्या होता है, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये ए से जुड़ा हुआ है, और बी का निगेटिव टर्मिनल जो है आपका प्लेट बी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लेट में बढ़ता जा रहा है और इधर जो है नेगेटिव चार्ज जो है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो चूंकि अब ये जो संयोजित तार है इसमें से क्या हो रहा है, बैटरी से जुड़े होने के कारण इसमें से अब धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा कौन सी है, आई, जो समय के साथ कैसी है, परिवर्ती धारा है। ठीक, तो अब चूंकि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। ठीक, तो इसको ये लूप के रूप में ले लेते हैं, जैसे हमने इसको नाम दिया S1। इसी प्रकार से एक दूसरा लूप यहाँ पे कल्पना करते हैं दोनों प्लेट के बीच में। ठीक, परंतु ये दोनों प्लेट के बीच में जो है कोई भी धारा जो है यहाँ पे प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसमें संयोजित तार है तो इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, बट ये धारा तो केवल यहाँ तक है ना, इसके आगे नहीं जा रही इधर, क्योंकि ये क्या है, पूरा गैप वाला एरिया है ना। तो यहाँ पे चूँकि क्या है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो अब इन दोनों लूप S1 और S2 इन दोनों में जो है एम्पियर का नियम लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं लूप S1 में। तो लूप S1 में तो इसमें जो है एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इंटीग्रेशन बंद समाकलन होगा कौन से के लिए, S1, तो यहाँ पे लिख दिया S1। अब इससे चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 इंटू आई ऑफ टी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा कौन सी है, ये आई टी। इसी प्रकार से जो है इस लूप S2 में जब हम क्या लगाएंगे, ये एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे, तब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तथा लूप S2 में फिर से एम्पियर का नियम, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा S2 बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 इंटू अब चूंकि देखिए यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में कोई भी धारा जो है नहीं है, यहाँ पे धारा आई का मान क्या है, 0 है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 0। इट मीन्स जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स ये जो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, यदि ये जो लूप S1 है और ये लूप S2 अगर दोनों क्या हों, एक दूसरे के बहुत नज़दीक हों, ठीक है, तब की स्थिति में क्या होगा, यदि दोनों प्लेटों यदि S1 तथा S2 बहुत निकट हों, तब की स्थिति में क्या होगा, जो बंद समाकलन है S1 का बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा S2 बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब क्या होता है, ये जो समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 ये तीनों हमको किससे प्राप्त हुए, एम्पियर के नियम से। बट ये तीनों जो इक्वेशन है एक साथ जो है कहीं भी लागू नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, परंतु समीकरण 1, 2 तथा 3 एक साथ जो है मान्य या फिर लागू नहीं हो सकते। अतः इस प्रकार से क्या होता है, ये जो एम्पियर का नियम है, ठीक है, तो इस प्रकार से एम्पियर का नियम परिवर्ती धारा परिपथ के लिए असंगत प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब ये जो समीकरण 1, 2, 3 है ये तीनों क्या है, एक साथ लागू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या दिखाता है, ये एम्पियर के नियम को जो है, ठीक है, ऐसे परिपथ जिसमें धारा कैसी हो, परिवर्ती धारा है, उसके लिए क्या होती है, इस एम्पियर के नियम की असंगतता को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसी विसंगति को दूर करने के लिए जो है मैक्सवेल ने परिकल्पना की कि इस चालक में जो बहने वाली धारा आई है, केवल इसके द्वारा ही जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, ये जो बैटरी से यहाँ पे क्या है, प्लेट ए में प्लस चार्ज लगातार यहाँ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, और इधर से क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे लगातार नेगेटिव चार्ज इस प्लेट बी में बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज ये दोनों मिलके क्या है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक, तो मैक्सवेल बोलते हैं कि न केवल इस आई के द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, बल्कि यहाँ पे जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है इनके द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो है प्लस से माइनस की दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, यह जो है एक विद्युत धारा के रूप में होता है, और इसी विद्युत धारा को मैक्सवेल क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं।
विस्थापन धारा कहते हैं और इसको ID से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये विस्थापन धारा जो है ID, इस विस्थापन धारा ID को जो है इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो विस्थापन धारा ID है, यह जो है जो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे क्या है, ये विस्थापन धारा ID जो आई थी, ये क्यों आई है? क्योंकि लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कंटिन्यू यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है बदलता जा रहा है। ठीक है ना, मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण आया है। और ये धारा ID जो है तब तक रहता है जब तक कि इसमें विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। मतलब फाई जो है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ID आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो होता है विस्थापन धारा कहलाता है। ठीक, विस्थापन धारा की अब हम परिभाषा जैसे देखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, विस्थापन धारा। ठीक है, तो विस्थापन धारा की परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि विस्थापन धारा वह धारा है जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये जो है विस्थापन धारा की परिभाषा दे सकते हैं। विस्थापन धारा जो है वह धारा है जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है विस्थापन धारा की परिभाषा बता सकते हैं।